सा मेटाबॉलिज्म के बारे में जानेंगे कि जैसे मेटाबॉलिज्म यानी क्या, कि जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आपके शरीर के हिसाब से वो खाना बने, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो इसमें दो क्रिया रहती है, एक है कैटाबॉलिज्म और एक है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म यानी क्या, कि जैसे हमने रोटी खाई तो रोटी तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद उससे जो बनता है, जैसे शुगर बनती है, तो उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। और शुगर बनने के बाद सेल में जाए ग्लूकोज बनता है, और वो ग्लूकोज शरीर सेल में जाएगा तो सेल के हिसाब से जो चाहिए वो बनाएगा, उसके लिए अनेक हार्मोन्स और एंजाइम्स लगते हैं, उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। जैसे इसका मतलब है कि अपने शरीर के हिसाब से जो हम खाना खाते हैं उसके हिसाब से उसका चयापचय होके जो जो अपने शरीर के लगता है वो सब बनता है। वो जैसे उसको बोलते हैं ह्यूमनलाइज, ह्यूमन यानी अपने आदमी के हिसाब से, शरीर के हिसाब से वो तैयार होता है। अब ये जो ग्लूकोज हेल्थ है, जैसे जिसका ग्लूकोज हेल्थ नॉर्मल होता है तो कितने भी, जैसे हमने 10 जलेबी खाए तो अपने शुगर लेवल नॉर्मल रहती है, क्योंकि वो हार्मोन उनके कंट्रोल करते हैं बराबर। लेकिन जिसका ग्लूकोज हेल्थ बिगड़ गया उसको हम बोलते हैं डायबिटीज। तो डायबिटीज में क्या होता है कि खाना खाने के बाद जो शुगर तैयार होती है वो ग्लूकोज पूरे सेल में जाना चाहिए, तो वो नहीं जाके खून में ही पड़ी रहती है, यानी ब्लड वेसल में रहती है, वो खून में रहती है, और वो ब्लड लेवल, शुगर लेवल बढ़ाती है। तो इसके अनेक कारण है, वो जैसे कि हम बोलते हैं वो लाइफस्टाइल डिसीज है। तो लाइफस्टाइल में अनेक चीजें आती है, जैसे अपना खान पान है, रहन सहन है, स्ट्रेस है, एक्सरसाइज है। तो जैसे हम बोलते हैं कि खान पान कैसे चाहिए, हम आयुर्वेद में बोलते हैं कि तन मन से खाना चाहिए, माइंडफुलनेस चाहिए, कि आप जहाँ है वहां खाते हैं वहां पूरा आपका अटेंशन चाहिए, जो खाना है उचित खाना चाहिए। तो वो सब चीजें हैं, ये अनेक फैक्टर है, उसके बारे में आज डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे। थैंक यू। नमस्ते। सबसे पहले मैं एमवे का थैंक यू करता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म पर हमको ये बात करने का उन्होंने अवसर दिया। ऑल्सो आई विल थैंक चेतना मैडम और मेंटर्स अरुण एंड मीना मिटकरी, एंड थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स, सबसे मेन। और मैं सबको बताऊंगा अब ये जो शुरू हो जाएगा ना, अब ये सफर हमारा, हमारे बातचीत का सफर, तो उसमें आप माइंडफुल रहिए। अभी मैडम ने बताया माइंडफुल खाना, तो माइंडफुल रहिए। और माइंडफुल को बोलते हैं आयुर्वेद में तन मना, तन और मन लगाकर सुनिए सब। तो क्या हो जाएगा कि आपको हाईएस्ट वैल्यू मिलेगा। और हम तो हमारी तरफ से ऑलवेज ज्यादा से ज्यादा आपको और बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात ऐसी है कि आप माइंडफुल रहेंगे सबके जैसा जैसा है, वी आर ऑलवेज मोटिवेटेड विथ योर स्माइलिंग फेसेस। तो जितने लोगों के ज्यादा फेसेस दिखेंगे, ये वीडियो चालू रहेंगे, तो उतना हमको भी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, और ये इससे हमारा उत्साह बढ़ता रहता है। और इसकी वजह से मैं सबको थैंक्स करता हूँ कि जिन्होंने कैमरे ऑन किए, जिन्होंने नहीं किए, सब लोगों का मैं थैंक्स करता हूँ। अभी आज का जो ये सफर है, ये उसमें क्या क्या रहेगा, कोर्स ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। तो पहली चीज ऐसी रहेगी इसमें कि व्हाई दिस सब्जेक्ट, ये क्यों, ये सब्जेक्ट क्यों है। दूसरी बात ऐसी हो गई कि व्हाट इज द ग्लूकोज हेल्थ एंड मेटाबॉलिज्म, एक्चुअली वो क्या है। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ग्लूकोज हेल्थ। उसके बाद रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू इम्पेयर्ड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, यानी उससे उससे कुछ क्या क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, उसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से, ये हो जाता है। और रोल ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन इन सपोर्टिंग गुड ग्लूकोज हेल्थ, यानी अच्छे तरीके का खान पान, अच्छे तरीके का पोषण, ये इसको कैसा सपोर्ट करता है। तो ये कोर्स में सब आगे का चला जाएगा। तो पहली चीज है कि व्हाई दिस सब्जेक्ट। तो अभी देखेंगे ना, तो ये जो कितना हम वो बोलते हैं ना, हम एक बोलते हैं कि डायबिटीज, ये जो है ना ग्लूकोज हेल्थ से डायबिटीज होता है। और ये जो चीज है ना, इंच बाय इंच आपको मारती रहती है। और ऐसा देखेंगे तो 1 डेथ पर 5 सेकंड जो पूरे वर्ल्ड में होता है, वो डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन करके हार्ट अटैक की वजह से हो सकता है। तो इतना उसका ये है। दूसरी बात ऐसी है कि 10% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो इम्पेयर्ड ग्लूकोज हेल्थ में है अभी, टोटल वर्ल्ड के। तो बहुत बड़ी संख्या हो जाती है ये। उसके बाद ऐसी है कि ग्लूको, अभी इंडिया को देखेंगे, भारत के बारे में देखेंगे, तो 2025 में भारत ये डायबिटीज में नंबर 1 होने वाला है। और 7 करोड़ लोगों को ये इम्पेयर्ड ग्लूकोज हेल्थ में आएंगे इंडियन लोग। और
अभी रिसेंटली 2017-18 में एक सर्वे हुआ था। अभी भारत की एक सर्वे की एक स्पेशल नेशनल ये है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनको बोलते हैं नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज मॉनिटरिंग सर्वे। तो उन्होंने सर्वे किया और ये किस एज से गया कि 1869 यानी 18 to 69 ईयर्स ओल्ड इंडियन के जो लोग हैं, उनको 12,000 हाउस होल्ड सैंपल लिए और 600 अलग अलग प्राइमरी सैंपल सेंटर्स थे उनके, यानी पूरे इंडिया में मेगा स्टडी हुआ ये। और उसका जो नतीजा निकला उसमें समझ में आया कि उन्होंने जो टेस्ट किया उसमें 9.3% लोगों को डायग्नोस हो गया कि इनको डायबिटीज है, जिनको मालूम नहीं था लेकिन डायग्नोस हो गया। उसके बाद 24.5% ऐसे लोग हैं कि उनकी इंपेयर फास्टिंग ग्लूकोज, यानी फास्टिंग ग्लूकोज इंपेयर्ड आ गई। इसका मतलब हम कहेंगे कि अप्रोक्सीमेटली 34% जो इंडियन लोग है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, बिटवीन 18 ईयर्स टू 69, इनको ये डायबिटीज के जोन में है, यानी ग्लूकोज इंपेयरमेंट के जोन में है। इसका मतलब एवरी 3 लोगों में 1 लोगों को ये चांसेस है। तो इसलिए इसका बहुत ज्यादा महत्व है। इसलिए हमेशा एमवे भी बीच बीच में इसके बारे में सब अवेयरनेस के लिए ये ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं। और इसका मिशन क्या है? मिशन ऐसा है कि एमवे इंडिया का मिशन जो है कि हेल्थियर एंड बेटर इंडियन फैमिलीज, मैं बोलूंगा इंडियन फैमिलीज, अभी इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। अभी वर्ल्ड वाइड उनका है मिशन, लेकिन इंडिया में तो हमारी इंडियन हम ऐसा मिशन रख सकते हैं कि हेल्थियर एंड हैप्पियर एंड बेटर इंडियन फैमिलीज। दूसरी बात, मधुमेह क्या होता है, व्हाट इज डायबिटीज? तो इसमें क्या होता है कि मेटाबॉलिक डीअरेंजमेंट होता है, जैसे मैडम ने बताया, एक सिंपल चीज रखने का कि एनाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म, यानी जोड़ना और तोड़ना, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, ये जोड़ना और तोड़ना, ये जो चीज चालू रहती है शरीर में कंटिन्यू, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, सिंपल। और जैसे को ऐड करना उसको एनाबॉलिज्म बोलो, कट करना है उसको कैटाबॉलिज्म बोलो, तो समझ में आपके आ जाएगा। जैसा आपने रोटी खाया है, तो रोटी तो डायरेक्ट हमारे ब्लड में नहीं जा सकती, तो उसका रूपांतर होता है ग्लूकोज में, तो उसका कट करके ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज के स्वरूप में वो सेल के अंदर चली गई, सेल वो ग्लूकोज यूज करके अलग दूसरा मॉलिक्यूल बनाती है, ऐड करती है। तो ये तरीके से हमारे उसके बाद उसका मेल होता है, वो भी बाहर निकलता है। तो ये सब मेटाबॉलिज्म है। और मेटाबॉलिक डिसअरेंजमेंट, अब ये डिसअरेंज हो जाता है मेटाबॉलिज्म, कि इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज को किधर पहुंचना चाहिए, सेल के अंदर पहुंचना चाहिए, लेकिन ये ग्लूकोज सेल के अंदर पहुंचती नहीं और प्रोलॉन्ग पीरियड में आपके ब्लड में चली रहती है। और इसकी वजह से क्या होता है, आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन होता है। मधुमेह में क्या होता है बेसिकली कि ज्यादा से ज्यादा बार यूरिनेशन ज्यादा होता है और ज्यादा प्रमाण में होता है, अर्जेंट के लिए जाना पड़ता है, और जब ब्लड चेक करेंगे तो हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल रहती है। तो इसको बाकी काफी चीजें हैं, लेकिन एक बेसिक चीज बताई मैंने कि ये डायबिटीज में ये चीजें साइन सिम्टम्स पहले होते हैं। अभी इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है या फिजियोपैथोलॉजी क्या है, ये कैसा होता है? तो अब मैं थोड़ा आयुर्वेदिक पद्धति करूं तो मैं बोलूंगा कि आयुर्वेद में बताया कि मिथ्याहार विहार, गलत तरीके का खान पान और आचरण, इसकी वजह से होने वाला जो बीमारी है उसमें ये मधुमेह आता है। और इसको बोल सकते हैं लाइफस्टाइल डिसीज, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हो जाएगा। उसकी बात, उसका दूसरा एक कारण है टॉक्सिक एनवायरमेंट, हमारे आजू बाजू में एनवायरमेंट है वो काफी टॉक्सिक है। फिर लो फिजिकल एक्टिविटी, आयुर्वेद में बहुत बड़े अच्छा बताया, आस्य सुखम। आस्य का मतलब है कि मुंह यानी खान पान, उसमें क्या होता है, ओवर ईटिंग कैलोरीज, ऐसा बोल सकते हैं। आस्य का दूसरा मतलब है आसन, एक जगह बैठना, ज्यादा हलचल नहीं। अभी क्या सब लोगों का कुर्सी पर बैठकर काम है, जैसा आईटी सेक्टर में डायबिटीज काफी पाया जाता है, तो इसका मतलब उनको हलचल ही होती नहीं है। स्वप्न सुखम, इम्प्रॉपर स्लीप, जो टाइम में सोना चाहिए उस टाइम में नहीं सोते हैं, तो ऐसे इसमें हो जाता है। फिर एनिमल बेस्ड फूड, अभी ज्यादा से ज्यादा क्या होता है वो बढ़ गया है। एक्स्ट्रा फैट्स, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसा शक्कर, गुड़, प्रोसेस्ड फूड्स, हाई जीआई फूड जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ऐसा है कि जो फूड आप खाएंगे तो उससे कितने देर में आपके ब्लड में शुगर बढ़ती है, तो जो फास्ट बढ़ती है उसको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। तो जैसा मैदा है, जैसा शक्कर है, कॉर्न सिरप है, तो ऐसी चीजें ज्यादा आने हैं आपके में। स्ट्रेस, मानसिक तनाव,
मानसिक तनाव से भी काफी यानी उसमें क्या होता है कि कॉर्टिसोन बढ़ जाता है, उसकी वजह से शुगर बढ़ जाती है। नशा, अलग अलग व्यसन बोल सकते हैं, जैसा अल्कोहल है, टोबैको है, ड्रग्स है। फिर आयुर्वेद में जो स्पेसिफिक बताया, और आजकल अलग तरीके से पूरे वर्ल्ड में वो फैल गया है कि उसको बोलते हैं टाइमली डिटॉक्स, यानी शरीर का योग्य काल में शोधन करना। आजकल उसको बोलते कि गट रीसेट करो, गट डिटॉक्स करो। तो ये तरीके से हो रहा है। एयर पोल्यूशन, फिर और एक कारण है कि वेस्टर्न मेडिसिन जो है ना, उनके साइड इफेक्ट, यानी फॉर एग्जांपल काफी लोगों को बीपी का तकलीफ होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो डॉक्टर स्टैटिन लिख के देते हैं। अभी स्टैटिन लेते 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 5-6 साल में उसका साइड इफेक्ट करके डायबिटीज हो सकता है। वैसे स्टेरॉइड्स है, डाययूरेटिक ड्रग्स है, फिर बीटा ब्लॉकर है जो इसके लिए यूज करते हैं बीपी के लिए, तो उसके भी लॉन्ग स्टैंडिंग में आपको डायबिटीज हो जाता है। और अभी मैं डायबिटीज 2 के बारे में बोल रहा हूँ। डायबिटीज टाइप 1 जो है ना, तो उसका प्रमाण इतना ज्यादा नहीं, और बेसिकली उसमें इंसुलिन ही तैयार नहीं होता, उनका पैंक्रिया ही खराब हो जाता है, तो इंसुलिन बनता ही नहीं, तो उसको इंसुलिन लेना यही एक इलाज रहता है। और उसके साथ लाइफस्टाइल चेंजेस करके वो काफी कॉम्प्लिकेशन टाल सकता है, ये इसमें है। लेकिन इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, ये मैं टाइप 2 के बारे में बोलने वाला हूँ। और टाइप 2 में क्या हो जाता है, तो इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। अभी सर्व एग्जैक्ट लेमैन को समझना चाहिए डायबिटीज कैसा है, तो मैं एकदम सिंपल सरल भाषा में आपको बता देता हूं कि डायबिटीज में होता क्या है। हम खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद हमारे पेट में उसका पचन हो जाता है, और पचन होने के बाद उसके 2 पार्ट तैयार होते हैं, एक पोषक घटक और दूसरा मल अंश, जिससे वेस्ट बनेगा, और पोषक घटक। और पोषक घटक में मेन रहता है, जैसा कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनेगा, प्रोटीन से अमीनो एसिड बनेगा, फैट से फैटी एसिड बनेगा, और एकदम कम मात्रा में, लो मात्रा में विटामिन, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट, ऐसी चीजें बनेगी। और ये सब पचन होने के बाद ये जो है ये हमारे लिवर में चला जाता है, और उसके साथ हमारे इंटेस्टाइन में एक हम बोल सकते हैं कि इंटेस्टिनल न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड रहती है, सेल्स रहते हैं, इंटेस्टिनल न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स। तो वो एक चीज बनाते हैं, उसको बोलते हैं इंक्रेटिन्स हार्मोन्स। और ये हार्मोन्स है ना, अगर ग्लूकोज ज्यादा हो गई तो वो क्या करते हैं, पैनक्रिया को इंसुलिन ज्यादा बनाने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। तो इसका मतलब ऐसा है कि आपको शुगर कंट्रोल करना आपके इंटेस्टाइन से ही शुरू हो जाता है। और उसके बाद ये जो ब्लड में चला जाता है, मैंने बताया कि ये जो ग्लूकोज है और सब न्यूट्रिएंट है, ये पहले लीवर में जाते हैं। और लीवर क्या करता है, लीवर ऐसा करता है कि उसको चाहिए ना उतना सब न्यूट्रिएंट खुद के पास भर लेता है, वो स्टोर कर लेता है, और जितना चाहिए उतना ग्लूकोज ब्लड में छोड़ता है। अभी ऐसा क्यों करता है लीवर? तो सबसे ज्यादा ग्लूकोज लगने वाला अवयव हमारा ब्रेन। हमारे ब्रेन को 25% ग्लूकोज लगती है। तो जैसा ब्लड में ग्लूकोज आ गया तो पहले ब्रेन भर लेता है, और जो ब्रेन को लगने वाले उसको बोलते हैं नॉर्मल ग्लूकोज। यानी वो नॉर्मल ग्लूकोज ऐसा है कि जब आप फास्टिंग रहेंगे तो वो लगती है ग्लूकोज, तो हमारे ब्लड में होनी चाहिए 80 to 126। खाना खाने के 2 घंटे बाद हम बोल सकते हैं कि 126 to 140। और रैंडम कभी भी दिन भर में चेक करेंगे तो 80 to 200 इसके बीच में चाहिए। तो ये नॉर्मल वैल्यूज है शुगर की, ग्लूकोज की। यानी अभी क्या होता है, शुगर और ग्लूकोज एक ही समझो, लेकिन शुगर अलग रहती है, लेकिन हम ग्लूकोज को ही बोली भाषा में शुगर बोलते हैं। तो इसलिए मैं ग्लूकोज बोलूंगा, शुगर बोलूंगा, तो वो सेम समझ लेना चाहिए। तो इसके बाद क्या होता है कि ये जो ब्रेन को मिल गया पूरा उसका ग्लूकोज, और ब्रेन को ग्लूकोज मिलने के बाद जितना ग्लूकोज रहेगा आपके ब्लड में, वो हमारे सेल के नजदीक चला जाता है, हमारे ब्लड वेसल से पंपिंग होकर हार्ट पंप करता है, और हर सेल तक वो ग्लूकोज पहुंच जाता है। लेकिन सेल के बाहर रहता है, वो सेल के अंदर जा नहीं सकता, क्योंकि क्या है कि हमारे सेल जो मेम्ब्रेन है ना, उसके अंदर कुछ एक दरवाजा रहता है, ऐसा समझो कि दरवाजा रहता है, और उसको बोलते हैं इंसुलिन रिसेप्टर। लेकिन जब हमारे ब्लड में, फॉर एग्जांपल आप देखो कि आपके ब्लड में 100 शुगर ज्यादा है, नहीं, ब्रेन को छोड़ के 100 शुगर है, तो हमारा पैनक्रिया क्या करता है, इंसुलिन तैयार करता है। इंसुलिन क्या चाबी है ये सेल के दरवाजा खोलने की। वो इंसुलिन सेल के नजदीक गया तो सेल को समझता है कि बाहर इंसुलिन आ गया, तो सिग्नलिंग उसको अगर अच्छी तरह से समझ गया तो उसके अंदर के जो दरवाजे बाहर आ जाते हैं।
यानी इंसुलिन रिसेप्टर बाहर आ जाते हैं और ये चाबी खुल जाती है और ग्लूकोज अंदर चली जाती है। और सेल क्या करती है, जैसा मैंने कि उसका उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, वो उसके उससे कुछ बनाती है और उसके साथ वेस्ट तैयार होता है। वेस्ट वापिस हमारे ब्लड में चला जाता है, ब्लड से फिर हमारे लिवर में या किडनी से स्टूल या यूरिन की तरीके से बाहर निकलता है। तो ये तरीके से नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है। हाँ, जैसा अभी मैडम ने बताया 10 जिल भी खाई हमने, कोई भी फूड खाया 10 मैं नॉर्मल हूँ तो 2 घंटे के बाद मेरी शुगर 140 के नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि ये सब दरवाजे खुल जाते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर अच्छा काम कर रहे हैं, इंसुलिन अच्छा काम कर रहा है, ये इधर तक हो जाता है। लेकिन हमारे खान पान में प्रॉब्लम हो जाता है। हम खान पान में क्या हो जाता है कि ज्यादा ये खा लेते हैं, जैसा फॉर एग्जांपल अभी फैट ज्यादा खा लिया। आयुर्वेद में क्या बताया कि जो मधुमेह है ये खराब फैट का बीमारी बताया आयुर्वेद में, यानी बहु अबद्ध मेद मांस ऐसा बताया है उसने। तो इसमें ये जो फैट है ये फैट की वजह से एक्स्ट्रा फैट हो गया, तो सेल के अंदर फैट जाने के लिए तो उनको ये दरवाजे की इंसुलिन रिसेप्टर की जरूरत नहीं रहती। मेम्ब्रेन में फैट रहता तो इजीली अंदर चला जाता है। और जो फैट यूज हो जाता है शरीर के अंदर, सेल के अंदर, हाँ, तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया रहती है हमारे सेल में, वो उसको जलाती है। लेकिन क्या हो जाता है हमारे शरीर में ऐसा है कि अगर ज्यादा फैट हो गया तो हमारे सेल के अंदर जो डीएनए रहता है उधर एक जीन रहता है और वो जीन को समझता है कि अभी फैट ज्यादा हो गया, तो वो क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया कम तैयार करता है। इसका कारण ऐसा है कि आगे के लिए वो फैट स्टोर करेंगे, इसके लिए वो क्या करता है सिग्नलिंग होने नहीं देता, फिर वो फैट अंदर जमा होता है सेल के अंदर और एक्स्ट्रा फैट की वजह से सिग्नलिंग नहीं हुआ तो इंसुलिन के जो रिसेप्टर बाहर नहीं आते और इसकी वजह से चाबी लगती नहीं। यानी इसका मतलब सिंपल भाषा में ऐसा समझो कि आपके पास चाबी है, आपके पास लॉक है, यानी लॉक के अंदर किसी ने चुंगम डाल दिया, अभी लॉक नहीं खुलेगा, चुंगम डाल दिया, नहीं करता, हाँ ठीक, सॉरी, हाँ हाँ। तो अगर किसने चुंगम डाल दिया उसका तो वो लॉक लगेगा नहीं। अभी लॉक लगेगा नहीं तो क्या होगा, वो जो शुगर है वो बाहर ही पड़ी रहेगी, वो अंदर नहीं जा सकती। और इंसुलिन भी बाहर है, वो भी काम नहीं करेगा, तो इंसुलिन को रेजिस्टेंस आ जाता है। ये एक कारण है। दूसरा कारण ऐसा है कि हमारे हमारे खान पान में अगर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड खाया और ज्यादा ग्लूकोज सेल के अंदर चली गई, सेल ने यूज किया और एक्स्ट्रा ग्लूकोज उसके पास रह गई, एनर्जी ज्यादा रह गई, तो एनर्जी क्या बोलती है, यूज मी और स्टोर मी। और स्टोरेज हमारे शरीर का न्यूट्रिएंट है फैट, तो उसका रूपांतर फैट में हो जाता है और एक्स्ट्रा ग्लूकोज की वजह से फैट बन के वो ब्लॉक कर देता है अंदर से। तीसरी चीज है एनिमल फूड। एनिमल फूड में ना एक फैक्टर रहता है, उसको बोलते हैं एनिमल आईजीएफ, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। हर एनिमल फूड में रहता है, दूध में रहता है, घी में रहता है, फिर नॉनवेज में रहता है, मटन में, मच्छी में, सब चीजों में, एग्स खाएंगे उसमें, सब चीजों में जितने एनिमल बेस्ड फूड है उसमें ये रहता है। तो ये इसका जो आकार है ना सेम इंसुलिन मोलेक्यूल जैसा रहता है और वो क्या करता है, वो बाहर से बैठ जाता है, तो बाहर से ब्लॉक कर देता है, तो इसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो अभी आपको समझना चाहिए कि ये जो है, यानी इसको साइंटिफिक भाषा में क्या बोलते हैं कि सेल के अंदर इंट्रामायोसेल्युलर लिपिड्स ये बढ़ जाते हैं और सेल को ब्लॉक इंसुलिन, और इसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस वजह से क्या हो गया, अभी देखो ग्लूकोज ने जाना ही था सेल के अंदर, लेकिन वो नहीं, सेल के बाहर ग्लूकोज जमा हो जाती है। हाँ? और सेल के बाहर ग्लूकोज यानी एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में ग्लूकोज बोलती है। आयुर्वेद में बताया बहुद्रव श्लेष्मा, यानी एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, और उसमें ग्लूकोज बढ़ गई तो क्या हो जाता है, हमारे सेल के अंदर वाटर रहता है, न्यूट्रिएंट रहते हैं, और वाटर का एक गुणधर्म है कि वो हमेशा कम प्रेशर से हाई प्रेशर तक बहता है, वाटर का बहाव ऐसा होता है। तो अभी क्या होता है, सेल के अंदर का प्रेशर है वो कम होता है, हो जाता है, और बाहर का बढ़ जाता है, ग्लूकोज बाहर के इसमें ज्यादा है, तो पानी खिंचा लेता है, बाहर खींच लेता है और सेल श्रिंक हो जाती है। इसका मतलब क्या, थकान आ जाता है, यानी सेल श्रिंक हो गई तो वो क्या हो जाएगी कि वो सेल है ना आपका ऑप्टिमल काम नहीं कर सकेगी फिर, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन में उसका बाहर निकल गया है हो। तो इसकी वजह से डायबिटीज में पहला लक्षण हो जाता है थकान आना है, और ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज बाहर हो गई सेल के बाहर, तो अभी शरीर को तो उसको बाहर निकालना है, तो सूजन आ जाएगी। इसलिए डायबिटीज के पेशेंट है ना, स्टार्ट में क्या होता है उनको कि उनको मसल लॉस होता है, मसल ऐसे स्लो, ये दिखने, वजन कम नहीं होता स्टार्ट में, सूजन आता है, पानी जमा है उसके शरीर में,
लेकिन मसल लॉस होता है उसके, क्योंकि सेल बारीक हो गई और सेल प्रोटीन से बनी रही, तो उनका प्रोटीन लॉस होता है, मसल लॉस होता है। और ये जो है, ये सब ग्लूकोज फिर शरीर क्या करता है, इसको कैसा बाहर निकले, तो ये किडनी की तरफ जाता है और ये डायलिसिस जैसा काम हो जाता है ज्यादा शुगर ग्लूकोज का, और उसकी वजह से यूरिन की मार्ग से, किडनी के मार्ग से ये सब जो एक्स्ट्रा शुगर बाहर निकलना शुरू हो जाता है। अभी वो पेशेंट चेक करता है तो उसके यूरिन में भी शुगर आना शुरू हो जाता है। तो ये सब डायबिटीज की पैथोफिजियोलॉजी है। और उसमें अभी पैथोलॉजी क्या हो जाती है इसमें, तो ये जो ग्लूकोज है ना, अभी सेल के अंदर नहीं जा रही, तो अभी किधर जमा होगी, वो ब्लड में। और ब्लड के अंदर है ना, ब्लड सेल के अंदर एक एंडोथेलियल लेयर रहता है, यानी सिंगल लेयर सेल्स रहती है हमारे हर ब्लड वेसल के अंदर, और उसके नीचे एक स्पेस रहता है, सब एंडोथेलियल स्पेस, और उसकी वजह से इलेस्टिसिटी रहती है मसल्स इसकी, ब्लड वेसल की, क्योंकि उसके ऊपर उसका मसल है, यानी रबर की नली है हमारी ब्लड वेसल, और उसको हम बोल सकते हैं कि उसकी इलेस्टिसिटी है, इसके लिए ब्लड आगे ही जाता है। और कोई भी चीज वो सब एंडोथेलियल स्पेस में जाती नहीं, सब एंडोथेलियल स्पेस में जाती नहीं, इसलिए इलेस्टिसिटी टिकती रहती है। लेकिन अभी डायबिटीज में क्या होता है कि ये जो ब्लड है ना, ये टॉक्सिक हो जाती है, एंडोथेलियल के टॉक्सिक है, इसलिए वो क्या करती है, उसको सूजन आना शुरू हो जाता है अंदर से ब्लड वेसल के। और कभी कभी वो जो सब एंडोथेलियल के सेल्स है, तो उनका बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग रहता है, तो वो टूट जाता है और कुछ चीजें अंदर घुस जाती है और ब्लड वेसल खराब हो जाती है, और इसको बोलते हैं एंजियोपैथी। और यही मेन प्रॉब्लम है डायबिटीज में। पैथोलॉजी क्या हो जाती है कि आपके अलग अलग जगह की ब्लड वेसल खराब होना शुरू हो जाती है, और किधर किधर कॉम्प्लिकेशन कर सकता है डायबिटीज। आयुर्वेद में होता है अनुषंगिना, कि जिधर जिधर ब्लड वेसल है उधर उधर खराब होना। यानी एंजियोपैथी में हम बोल सकते हैं कि मैक्रो एंजियोपैथी, माइक्रो, बड़ी वेसल खराब हो गई। फॉर एग्जांपल, अगर हार्ट में आपकी कोरोनरी आर्टरी है और उसके अंदर ऐसा हो गया, उधर ब्लॉक हो जाएगी, तो उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। ब्रेन में हो गया, स्ट्रोक आ जाएगा। अभी ब्लड आंखों के पीछे छोटी रक्तवाहिनी ब्लड वेसल है, कैपिलरीज है, तो उसमें ये चीज हो गया तो क्या हो जाएगा, उधर रेटिनोपैथी बोलते हैं। नर्व में हो गया, न्यूरोपैथी बोलते हैं। किडनी में हो गया, नेफ्रोपैथी बोलते हैं। पेट में हो गया, गैस्ट्रोपैथी बोलते हैं। यानी ऐसा किधर भी जगह नहीं है शरीर में, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इंच बाय इंच आपको क्लिक करता है ये प्रॉब्लम, ऐसा हो गया तो इसकी वजह से। और दूसरा कारण क्या है कि अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगी, तो फिर वो ग्लूकोज से, जैसा भी देखो, ज्यादा चाशनी ज्यादा हो गई समझो, तो चिकटपन आ जाता है ना, वैसा हमारे उसकी वजह से हमारे अलग अलग जो कैपिलरीज की जो बेस रहता है ना, वो खराब होता है। और उसका कारण है, उसको बोलते हैं एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। जैसा वो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन आप चेक करते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे रेड सेल है उसको चिपका हुआ ग्लूकोज, वैसा शरीर के जिधर जिधर चिपका जाएगा उधर वो प्रॉब्लम करेगा, और उधर वो ऑर्गन डैमेज करता है। तो ये इसका प्रॉब्लम है इसमें। तो मैंने बताया अभी तक कि इसमें काफी चीजें हो सकती है ये इसमें। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, अभी ये सब बताया आगे, तो इसका सॉल्यूशन क्या है ये सब करने के बाद? तो इसका सॉल्यूशन ऐसा है कि सिर्फ मेडिसिन लेना इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये कारण है लाइफस्टाइल की वजह से वो बीमारी है। तो आपको क्या होना चाहिए, सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं, स्ट्रेटेजिक लाइफस्टाइल चेंज चॉइसेस होना चाहिए आपके पास। यानी आपको क्या करना है कि ये जो बायोलॉजिकल लॉक्स है, मैंने जो बताया बायोलॉजिकल लॉक्स है, चोकअप हुए हैं, तो उनका क्लीनिंग करना ये इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए क्या क्या जरूरी है, तो नंबर 1, प्रॉपर एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। और आयुर्वेद में क्या है कि मेहनत बोलते हैं एक्सरसाइज को, संस्कृत शब्द मेहनत, और मेहनत शब्द डायबिटीज से बना है। मेह का मतलब डायबिटीज, मधुमेह, मेह, प्रमेह, मेह। नत, नत का मतलब नीचे लाना, जो चीज डायबिटीज को नीचे लाती है उसको बोलते हैं मेहनत। इसलिए जिनको इम्पेयर्ड ग्लूकोज है, पहला काम क्या करना है, जैसा कारण भी वही है, एक जगह बैठना है, एक्सरसाइज नहीं होना है, नींद बराबर नहीं लेना है, ये तो कारण है उसके। तो इसलिए मेहनत करना बहुत जरूरी है और एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। अभी मेरे पास जो क्या हो जाता है आजकल कि काफी लोग मेहनत करते ही नहीं, एक्सरसाइज करने वाले लोग कम है। अभी अवेयरनेस बढ़ रहा है लेकिन कम है, और कुछ दिन करते कुछ दिन छोड़ देते। तो इसलिए मैं सजेस्ट क्या करूंगा कि आपको इम्पेयर्ड ग्लूकोज हो ना हो, कम से कम 3 टाइप के एक्सरसाइज आप करेंगे ना, और वो कभी भी कर सकते हैं। तो पहला एक्सरसाइज मैं बताता हूं कि आप पैदल चलना शुरू करो, 30 मिनट्स वॉक, एक मीडियम स्पीड से चलो। यानी जब लास्ट आपका वॉक खत्म हो जाएगा तो आपको मुंह से सांस लेना चाहिए, आस्ते 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 बढ़ाते बढ़ाते। तो ये 30 मिनट्स वॉक।
उसके बाद हम बोलते हैं कि जो स्टेयर्स है, यानी हम बोल सकते हैं कि दादरा या स्टेयर्स या मराठी में जीना, हाँ, तो उसको क्या करने का, 20 स्टेप ऊपर जाने का, 20 स्टेप नीचे आने का, पर 20 स्टेप ऊपर जाने का, 20 स्टेप इतना है, 20 ही जाने का, ऊपर उससे ज्यादा नहीं जाने का, और वापस नीचे आने का। तो ये तरीके से आपने 25 टाइम्स किया तो 1000 स्टेप्स हो जाते हैं। और ये किधर भी कर सकते हैं आप, यानी आप किधर बाहर गए, घर में हैं, किधर भी, तो ये इसका प्रॉब्लम ही नहीं कभी है, जिम लगाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। और ऐसा करेंगे उसको 15 मिनट लगते हैं, तो 30 मिनट का आपका वॉकिंग हो गया, 15 मिनट का स्टे हो गया। और उसके बाद सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है, उसको मराठी में बोलते हैं उठबशा। उठबशा का मतलब कैसा है कि पहले हमको ना बचपन में स्कूल में ना पनिशमेंट देते थे। वो कैसा करते थे, ये ऐसे दोनों पकड़ने का ऐसा, और ऊपर से ऐसा पूरा नीचे तक बैठ जाने का। ये जो हमारी जो इसको ये बोल सकते हैं कि एल्बोज का जो लास्ट पार्ट है, तो हमारे थाइस को लगना चाहिए बैठने के बाद, और वापस उठने का। तो ऐसा एक हो गया, उठबशी बोलते हैं इसको मराठी में। तो ऐसे 21 उठबशी निकालने का। और दूसरा हम बोलते हैं आयुर्वेद में कि ये जो बीमारी है ना, ये दोष कर्मज बताया आयुर्वेद में, कि दोष है और कर्म भी आपका प्रारब्ध है। तो हम बोल सकते हैं कि पनिशमेंट है, आप ये पनिशमेंट ले लो तो उससे भी फायदा होगा, जस्ट जोकिंग। लेकिन ये भी एक एक्सरसाइज अच्छा हो सकता है। उसके बाद आप अलग अलग एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी जैसा योगासन है, कुछ प्राणायाम है, जो आपको माफिक आ जाएगा। स्टार्ट विद दिस, और आगे जाके आप उसमें काफी चीजें कर सकते हैं। तो पहला नंबर मैंने बताया एक्सरसाइज। दूसरा, स्ट्रेटेजिक डाइट होना चाहिए आपका। और डाइट में क्या क्या होना चाहिए, तो मैंने बताया ना पहले कि आपका जो पाचन संस्था है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका हेल्थ अच्छा होना चाहिए। मैंने बताया ना कि इंग्रेडिएंट्स से शुरू हो जाता है डायबिटीज का सब ये। तो इंग्रेडिएंट्स अच्छे होने चाहिए, उसका डाइजेशन अच्छा, पेट अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए आपको गट हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा ध्यान देना जरूरी है उसमें। और इसके लिए क्या क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि नो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट, यानी क्यों नहीं लेना एनिमल बेस्ड। तो उसमें जो फैट रहता है उसमें आईजीएफ रहता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, तो वो हमारा ब्लॉक कर देगा। तो इसलिए जीरो, यानी इसका मतलब वेगन डाइट पर जाओ आप, यानी बिल्कुल दूध नहीं लेना है, दही नहीं लेना है, छाछ नहीं लेना है, घी नहीं खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है, अंडा नहीं खाना है। तो ये सबसे बढ़िया है अगर आपको इस ग्लूकोज हेल्थ से नॉर्मल लाना है पूरा। सिर्फ कंट्रोल करना है तो इसकी जरूरत नहीं, कंट्रोल तो बाकी गोली से और इससे भी होता है। लेकिन ये दूसरा बात है कि वेरी लो वेजिटेबल फैट। वेजिटेबल फैट भी बहुत डीप फ्राइड चीजें नहीं खाना है, क्योंकि मैंने बताया फैट का बीमारी आयुर्वेद के हिसाब से। और दूसरी चीज है प्लांट बेस्ड लो फैट होल फूड न्यूट्रिशन, यानी प्लांट बेस्ड लो फैट होल फूड न्यूट्रिशन। यानी देखेंगे ना आप तो फूड्स में भी अलग अलग चीजें रहती है, कोई नेचुरल, सब नेचुरल चीज अच्छी है ऐसा नहीं, कुछ नेचुरल चीजों में भी बैड थिंग रहती है। तो इसलिए आपको उसका अच्छी तरह से तैयार करके, जिसमें फैट कम है और होल फूड है और प्लांट बेस है, ऐसा ले सकते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ रॉ या स्टीम्ड वेजिटेबल ले सकते हैं आप। उसके साथ मसाला सब यूज कर सकते हैं। आपको पसंद है ना टेस्ट, तो टेस्ट के लिए सब मसाले डाल दो, लेकिन ऑयल मत यूज करो, या एकदम मिनिमम ऑयल यूज करो। फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स लेने का है तो सोक कर, यानी रात को पानी में भिगो के खाओ, तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाता है। तो ये इससे फायदा हो जाता है। होल ग्रेन्स आप यूज करो, जैसा अभी प्रोटीन चाहिए आपको, तो रोज कोई ना कोई होल पल्सेस है। जैसा अभी हम क्या करते हैं, मूंग है, मसूर है, फिर चौली है, राजमा है, चना है, अलग अलग टाइप के चने हैं, छोले हैं। तो ये रात को भिगोने का और सवेरे उसका सिर्फ स्टीम कर लेने का, उसका उसल बनाने का। और उसके साथ मेथी है, मेथी के दाने हैं, वो 1 चम्मच रात में भिगोने का और सवेरे उसका पानी पीने का। और दाने वो आप उसल में डाल सकते हैं, वो उसमें कुछ मसाला डाल सकते हैं। तो ये तरीके से आप, और उसके साथ फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब आप ले सकते हैं ये। और दूसरी चीज क्या है, हम क्या बोलते हैं आयुर्वेद में, आरोग्यम भास्करादिच्यते, यानी सूरज से आप आरोग्य मांगो। सूरज आरोग्य कैसा देता है आपको, तो अब सूरज के इसमें बैठेंगे, धूप में बैठेंगे तो डी विटामिन मिलता है। लेकिन उसका प्रकार कैसा है कि सूरज के धूप में बैठने के वक्त है ना, आपको क्या करना है, कम से कम कपड़े, यानी सिर्फ, यानी जो हमारा रीढ़ का हड्डी है पूरा, ये धूप में रहना चाहिए। और हमारे थाइज है ये ओपन चाहिए, तो उससे सबसे ज्यादा आपको डी विटामिन मिलता है। तो वो डी विटामिन मिल देता है। और उसके बाद
जो सूरज क्या करता है, उसके 7 कलर है, और 7 कलर से न्यूट्रिएंट पूरे वर्ल्ड में, प्लांट किंगडम में भेज देता है। तो अलग अलग कलर है, तो इसलिए हम बोलते कलर योर डाइट। आपके थाली में ना अलग अलग कलर आएंगे, समझ आना चाहिए। नहीं सब कलर आ गए तो आपको काफी देखना नहीं पड़ेगा कि आपको कौन सा न्यूट्रिएंट कम पड़ता है। तो ये एक है। उसके बाद अवॉइड रिफाइंड शुगर्स एंड कार्बोहाइड्रेट, जैसा शक्कर, गुड़, मैदा, बेकरी के आइटम, ये सब आप ये कर सकते हैं। और दूसरी बात ऐसी है कि आपको जो लेना है डाइट, तो इसलिए ये जो प्लेट खानी है आपको, तो मैंने ये बताया, तो एट अ टाइम आप ये सब खाएंगे। जैसा अभी आपने अपना प्लेट बना लिया और उसमें क्या किया कि आधा प्लेट में फ्रूट्स वेजिटेबल सलाड्स लिया, और बाकी 25% अपने प्रोटीन के लिए अलग अलग दालें या अपने स्प्राउट्स वगैरह ऐसा ले लिया, और 25% कार्बोहाइड्रेट के लिए रोटी चावल ऐसी चीज ले ली। तो एक साथ खाएंगे ये। तो पहले क्या करने का, रॉ और यानी क्या बोल सकते हैं कि रॉ फ्रूट्स और सलाद ये पहले खा लेने का, और उसके बाद ये ऊपर का खाने का। तो ऐसा ये क्रम से आप खाएंगे, तो उससे क्या होता है कि सबसे अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है एट ए टाइम। नहीं तो आपने ऐसा किया, सवेरे फ्रूट्स खाया, दोपहर में स्प्राउट्स खाया, शाम को खाया, तो चाहिए उतना नहीं। क्योंकि इसका एक कनाडा में एक रिसर्च हुआ था, और उन्होंने क्या किया, सेम न्यूट्रिशियस डाइट 2 ग्रुप्स को दिया। एक ग्रुप को एट ए टाइम दिया, दोनों टाइम उन्होंने न्यूट्रिशियस डाइट दिया, और एक ग्रुप को डिवाइड करके दिया। तो जो ग्रुप को एट ए टाइम वो न्यूट्रिशियस डाइट दिया, उसका 5 गुना ज्यादा उसको उनका ज्यादा बेनिफिट मिला। तो इसलिए आप जो खाएंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन सब एक साथ खाएंगे तो उसका फायदा हो जाता है। तो ये एक इसमें। उसके बाद तीसरी चीज हम बोलते हैं लंगन। लंगन का मतलब क्या है, इंटरमीडिएट फास्टिंग, अभी आजकल बोलते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग। तो 12 से 16 घंटा का आपको लंगन होना चाहिए। यानी समझो रात का खाना आपने 7 बजे खा लिया, और दूसरे दिन सवेरे 9 से 11 बजे तक खाना खा लिया, तो 14 से 16 घंटे का लंगन हो जाता है। और लंगन का फायदा काफी है उसके लिए, यानी मैं करीबन 2-3 घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन अभी आज का ये सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए मैं आप सिर्फ ये बताऊंगा कि क्या हो जाता है लंगन से। तो लंगन से होता है, हम खाना खाएंगे, और अगर 8 घंटे में वो पच जाता है पूरा, और उसके बाद शरीर को काम नहीं रहता, तो वो क्या करता है, शरीर के अंदर जो टॉक्सिक घटक है, या आम बोलते हैं आयुर्वेद में, तो उसको पचाना शुरू करता है। इसको बोलते हैं एटोफेजी। यानी जो सेल अच्छा प्रोटीन नहीं बना रहे, खराब है, इंपेयर्ड सेल है, तो शरीर उसको खा लेती है। इसके लिए एक जापानीज साइंटिस्ट था, उसको 4-5 साल पहले उसको नोबेल प्राइज मिला था। उसका ये था एटोफेजी। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी जैसा जमता, मैं बता, अगर सबको नहीं जमेगा इतना 14 घंटा 16 घंटा, तो कम से कम 12 घंटा। रात को 7 बजे खाओ, सवेरे 7 बजे खाओ, या रात को 9 बजे। अभी आप सब क्या रहेगा, रात को 9 बजे खाना खाओ और सवेरे 9 बजे तक मत लो कुछ, सिर्फ चाय पियो, लेकिन बिना शक्कर का, बिना दूध का, यानी ग्रीन टी, ब्लैक टी, या पानी पियो, बाकी कुछ मत लो, या कुछ लो ही मत, डायरेक्ट 9 बजे तक आप ये ले लो पानी के सिवा। तो उससे आपको फायदा हो सकता है अच्छी तरह से। और क्या हो जाता है कि नॉन फैट स्टेट रहेगी ना, तो मैंने बताया ना इनक्रेटिन, तो इंटेस्टाइन में इनक्रेटिन की लेवल कम होती है। इनक्रेटिन की लेवल कम हो गई तो इंसुलिन का सिक्रेशन कम होता है, और इंसुलिन का सिक्रेशन कम ही करना है हमको, नीड कम करनी है। तो इसकी वजह से, इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से ये कम होता है। ये इसका साइंटिफिक मैंने ये बताया। उसके बाद है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, और रेगुलर आप मेडिटेशन करना अच्छा है। किसको अगर मेडिटेशन की जगह कुछ मंत्र बिंत्र चाहिए, तो शंकराचार्य का मधुराष्टक स्तोत्र है, और मधुराष्टक स्तोत्र बहुत बढ़िया है ये डायबिटीज के पेशेंट के लिए। अगर वो रोज मधुराष्टक स्तोत्र बोलते रहेंगे, तो उसमें क्या होता है कि उनकी मीठा खाने की इच्छा कम होती है, क्योंकि उसमें होता है सब मधुर है। जैसा अभी आप सब लोग मधुर है, मुझको दिख रहे सब लोग मधुर है, तो हमको ज्यादा मीठा खाने की जरूरत ही क्या है, हमारे सामने का सब वातावरण मधुर है। तो ऐसा आप मेंटल एटीट्यूड रखेंगे, तो उससे आप ये हो जाता है। और उसके बाद हो जाता है क्या कि कुछ जो व्यसन कर रहे हैं, तो वो व्यसन आपको ये करना चाहिए कि उसके हम बोल सकते हैं कि अवॉइड करना चाहिए। जैसा टोबैको है, अल्कोहल है, या कुछ ड्रग्स है, इसे
और लास्ट पॉइंट सिंपल है कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, यानी आपको जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेना है इसमें, तो जैसा मैंने बताया कि आपको ये ऐसा न्यूट्रिशन लेंगे तो काफी हम ज्यादा से ज्यादा, अब जैसा अभी रेनबो प्लेट लिया हमने सब, तो ज्यादा से ज्यादा हमको विटामिन मिनरल सब चीज मिलेगी। हाँ, लेकिन अभी इसमें क्या है, फैट हमने नहीं किया दिया है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि फैट सोल्यूबल जो न्यूट्रिएंट है वो हमको कम पड़ सकते हैं ऐसे ये स्ट्रेटेजिक डाइट में। हाँ, तो इसके लिए हमको, और बाकी मैंने बताया कि डायबिटीज में क्या हो जाता है कि सेल के अंदर का सब न्यूट्रिएंट बाहर निकल जाते हैं शरीर से, हम बोलते हैं में ओज, और ओज लॉस हो जाता है, यानी यूरिन से वो निकल दे जाते हैं सब न्यूट्रिएंट। हाँ, तो उसको भरना बहुत जरूरी है। यानी इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि डायबिटीज है ना, ये हम बोलते हैं कि न्यूट्रिशनली वेस्टिंग डिसीज है, आपको न्यूट्रिशन वेस्ट करता है, काफी वेस्टिंग हो जाता है उसकी वजह से, यानी तो इसलिए आपको उतना भर लेना चाहिए। तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि बेसिकली सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो लॉस्ट न्यूट्रिएंट है, हाँ, उसको भरना है। और इसके लिए क्या क्या जरूरी है, तो नंबर 1 हम बोल सकते हैं कि प्रोटीन। प्रोटीन का अभी ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट उतना जरूरी चाहिए। और उसका क्या हो जाता है कि ये जो है ना, ये सब जैसा मैंने बताया बॉडी टिश्यू आपके लॉस हो गए हैं, तो बॉडी टिश्यू को रिपेयर करने के लिए उसका काफी फायदा होता है। काफी हार्मोन्स है, वो अमाइनो एसिड प्लस कुछ चीज, जैसा भी इंसुलिन है, इंसुलिन कैसा बनता है, अमाइनो एसिड प्लस क्रोमियम, ऐसे इसके मेन इंग्रेडिएंट। जैसा थायराइड का थायरोक्सिन हार्मोन कैसा बनता है, तो अमाइनो एसिड प्लस आयोडीन। तो ये तरीके से हमको ये प्रोटीन से फायदा हो सकता है। उसके बाद अभी मैंने बताया कि आपके ब्लड वेसल के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाता है इससे, तो एंटी इंफ्लेमेटरी में सबसे अच्छा है ओमेगा 3 फैटी एसिड, तो प्रोटीन, उसके बाद ओमेगा 3 फैटी एसिड। तीसरी चीज मैंने बताया कि काफी न्यूट्रिएंट लॉस हो गए हैं, तो हमको एक मल्टीविटामिन मल्टी न्यूट्रल ऐसा हेल्दी चॉइस होना चाहिए। और उसके लिए सबसे बढ़िया डेली के सिवाय, जिसमें 13 विटामिन है, 11 मिनरल है, तो ये भी सबसे बढ़िया इसमें ये कर सकता है। उसके बाद मैंने जो बताया कि विटामिन B12, हाँ, तो B12 अभी देखो इसमें एनिमल फूड 0 किया है, तो हमको B12 कम पड़ सकता है, इसलिए B12 के लिए तो रेगुलर आप नेचुरल भी लेते रहेंगे तो आपको उसका फायदा हो सकता है। फिर विटामिन D सप्लीमेंट चल सकता है। फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक। जैसा मैग्नीशियम है उससे इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है, और इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ाता है। जिंक जो है इम्यूनिटी बढ़ाता है, वुंड हीलिंग के लिए फायदा करता है। विटामिन E ये नर्व्स के लिए और एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए काम करता है। क्रोमियम है, इंसुलिन के लिए को फैक्टर रहता है, मैंने अभी बताया। फिर माइक्रो, हाँ, और फाइबर। अभी फाइबर इंपॉर्टेंट है, डायबिटीज में फाइबर रहना बहुत जरूरी है। यानी सवेरे नाश्ते के पहले, रात को खाने के पहले अगर आप फाइबर लेंगे तो क्या हो जाता है, हमारे पेट के अंदर जो माइक्रोबायोम रहता है, तो वो अच्छे बैक्टीरिया बनाता है और उसका फूड मिलता है, तो उससे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स तैयार हो जाते हैं। और ये जो फैटी एसिड है, वो एंटी इंफ्लेमेटरी है, इसकी वजह से काफी बीमारियां वो हमको इसलिए फायदा हो जाता है। फिर सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है मधुनाशनी, त्वक और शुंठी। ये सिर्फ ग्लूकोज हेल्थ पर नहीं, तो तीनों, यानी ग्लूकोज हेल्थ है, प्रोटीन, अमाइनो एसिड हेल्थ है और फैटी एसिड हेल्थ है, ये तीनों के ऊपर काम करता है। यानी इसमें दालचीनी है तो वो उसका इंसुलिन लाइक एक्शन है, जो मधुनाशनी है वो आपको, जैसा हम बोल सकते हैं कि हमारे इंटेस्टाइन से ये एब्सॉर्प्शन कम कर देता है ग्लूकोज का, और दूसरी बात उसका आपकी इच्छा कम होती है खाने की। और शुंठी है वो सेल लेवल पर भी काम करता है और लिवर के ऊपर काम करता है। तो वैसा ही है AVH, अम्ल की विभूति हरितकी, तो गट हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है और पेट भी साफ रहता है उससे। यानी काफी चीजें है, जैसा हम बोल सकते हैं कि कोएंजाइम Q10 है ना, ये क्या करता है, तो मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया का संख्या कम हो जाता है आपके सेल के अंदर, और कोएंजाइम Q10 क्या करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का संख्या बढ़ाता है। तो इसी वजह से ये अच्छा चॉइस है इसके लिए। और मिल्क थिसल लिवर हेल्थ के लिए, तो इससे काफी है। लेकिन आपको जिन्होंने बुलाया उनसे डिस्कस करके आपको कौन कौन से सप्लीमेंट लेना है, ये अभी आप मेरा ये आज का सब्जेक्ट नहीं, लेकिन ये आप उसको उनसे ये कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि लो फैट आपको खाना है एकदम,
तो अभी क्या है, हमारे लोगों को ना टेस्ट चाहिए, बिना टेस्ट का खाना तो कैसा। अभी मैंने बताया कि आप तेल मत यूज करो, दूध के पदार्थ मत यूज करो, तो आप बोलेंगे टेस्ट कैसा आएगा। लेकिन आपके पास ऐसा है कि, और लो हीट भी लो होना चाहिए। हाँ, तो इसके लिए सबसे बढ़िया हमारे पास हमारा एमवे क्वीन है। एमवे क्वीन में आप बनाएंगे तो जीरो ऑयल में, लेस ऑयल में आप बना सकते हैं, और कम से कम पानी में, लो मॉइस्चर। मैंने बताया आपके शरीर सेल के बाहर सब पानी पड़ा है। हाँ, तो इसलिए लो मॉइस्चर में ये हो सकता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि मैंने बताया ना, एजी यानी एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, तो वो भी कम तैयार हो जाते हैं इसकी वजह से। तो एमवे क्वीन है। फिर एटमोस्फियर ड्राइव, यानी ये जो है जिधर प्रदूषण है ना, प्रदूषण की वजह से भी डायबिटीज हो सकता है। तो ये सब मैंने जो बताया अभी आपको कि जो ग्लूकोज हेल्थ के बारे में, तो आपको लास्ट में मैं दो तीन चीज बताऊंगा कि इसको कैसा सोचना है आपको। सिंपल चीज समझ लो आपको कि डायबिटीज में होता क्या है। डायबिटीज में ऐसा होता है कि आप खाना खाते हैं, बराबर है, आपका पचन भी बराबर हो जाता है, फिर ग्लूकोज तैयार होती है, वो भी बराबर तैयार होती है, ब्लड में जाती है, वो भी बराबर तरीके से जाती है। हाँ, लेकिन ग्लूकोज ने किधर पहुंचना चाहिए? ग्लूकोज हर एक सेल का फ्यूल है, और सेल को एनर्जी बनाने के लिए ग्लूकोज उसके अंदर पहुंचना चाहिए, लेकिन वो पहुंचती नहीं। क्यों नहीं पहुंचती? तो उसके बायोलॉजिकल लॉक्स है, इंसुलिन रिसेप्टर, वो फैट की वजह से, अलग अलग तरीके से फैट्स की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं। यानी जैसा आप एक्स्ट्रा फैट खाएंगे उसकी वजह से, ज्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड खाएंगे, वो ग्लूकोज का रूपांतर फैट में होगा उसकी वजह से, और एनिमल फूड में जो फैट रहता है उसमें जो आईजीएफ फैक्टर है उसकी वजह से, ये फैट की वजह से, मैथ की वजह से, आयुर्वेद के हिसाब से, तो वो ब्लॉक हो जाते हैं। यानी इसको बोलते हैं स्रोतोरोध, हम बोलते हैं कि मार्ग बंद हो गया उसका। हाँ, और ये स्रोतोरोध को आपको बाहर निकालना है, ओपन करना है। आपका इंसुलिन अच्छा तरह चल रहा है, पैनक्रिया अच्छा काम कर रहा है, आपका ग्लूकोज अच्छा है, मिल रहा है आपको, वो सब हो रहा है, लेकिन वो चाहिए उधर पहुंचना नहीं चाहिए, वो पहुंच नहीं रहा। तो हमको क्या करना है, ये जो अवरोध हुआ है उसको बाहर निकालना है। और वो सिर्फ लाइफस्टाइल की वजह से हुआ है, तो लाइफस्टाइल से ही ठीक होगा। सिंपल है, जिस कारण से हुआ है वो कारण दूर करेंगे तो ही ठीक होगा। तो आपको ये लॉक साफ करने हैं, ये पहला काम है आपका। इसलिए आपके डाइट में जो बताया मैंने कि प्लांट बेस्ड फूड, होल प्लांट है, ये सब आप करेंगे तो उससे हो जाएगा। दूसरी चीज है कि उधर जो है उसको बाहर भी निकलना है, सिर्फ ये कम करना नहीं है। हाँ? और हमारा जो लॉस हुआ है न्यूट्रिशन डायबिटीज होने की वजह से या ग्लूकोज हेल्थ इम्पेयर्ड होने से, तो सेल के अंदर का न्यूट्रिशन लॉस हुआ है, तो वो लॉस क्या बोलते भरून काढला पाहिजे उसको। तो इसके लिए ये जो है हम बोल सकते हैं कि जो अलग अलग महीने में न्यूट्रिएंट है, तो आप डाइट से, और जो डाइट से कम पड़ेंगे, जैसा अभी आजकल जैसा हम पे प्रदूषण है, कीटनाशक का यूज होता है, खाद का यूज होता है, तो ये सब इसके लिए हमको अलग अलग जो चाहिए वो न्यूट्रिशन बराबर लेने चाहिए। हाँ? और लाइफस्टाइल में चेंज करना चाहिए। हाँ? तो ये करेंगे आप, तो इससे फायदा क्या होता है? इससे सिर्फ आपका ग्लूकोज हेल्थ नहीं इंप्रूव होता। अभी मेरे पास ऐसा तजुर्बा है कि काफी मेरे पास के जो पेशेंट थे ना डायबिटीज के, तो उनके जो एलोपैथिक मेडिसिन थे वो कम होते गए, किस किस के बंद हो गए, काफी लोगों के कम हो गए, काफी लोगों की बीपी की गोली बंद हो गई, यानी सब शरीर के अंदर का जो कचरा है ना बाहर निकलने लगा। हाँ? और उनके काफी जो क्रॉनिक प्रॉब्लम थे, जैसा न्यूरोपैथी ठीक हो गई, रेटिनोपैथी के लिए फायदा हो रहा है, नेफ्रोपैथी के लिए फायदा हो रहा है। तो ये अपने आप क्लियर, और कितना भी पुराना डायबिटीज हो, अगर ये शुरू करेंगे तो 100% उसको कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा। हाँ, 100% ब्लड बंद हो जाएगा ऐसा नहीं, आपका गोली बंद हो जाएगा ऐसा नहीं। अभी मेरे पास तो काफी लोग गोली बंद करने के लिए आते हैं। अभी जो मेरे जो प्रैक्टिस है उसमें वो बोलते हैं कि हमको ये सब दवाइयां बंद करनी है। अभी डायबिटीज के है, बीपी के है, थायराइड का है, और वो भी ये अच्छे लाइफस्टाइल से ये हो सकता है। तो ये मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन दी है, तो इसका अगर आप ये करेंगे तो उससे आपको काफी बेहतर फायदा होगा। और लास्ट मैं अभी इसमें ऐसा है कि ये बताता हूँ, एंड करता हूँ इसमें, कि आज 1 अगस्त है, और हमारे महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक थे, और लोकमान्य तिलक ने का आज हम बोल सकते हैं कि उनका जन्मदिन। हाँ, तो उन्होंने क्या बताया था, उनका जो है ना
की मराठी में बोल सकते की स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच है, यानी स्वराज्य है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो मैं पाऊंगा ही, ऐसा उनका बात था। तो आज हम बोल सकते हैं कि आप ये प्रतिज्ञा करो आज कि अच्छा स्वास्थ्य ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं वो पाते ही रहूंगा। तो ऐसी प्रतिज्ञा आज आप करेंगे तो मैं सोचूंगा कि आज मैंने जो आपके साथ बात की है तो वो बहुत फ्रूटफुल हो गई। तो थैंक यू वेरी मच, बैक टू होस्ट। Wow, thank you so much, sir. Yes, Swaraj is my birthright and I shall have it. और इसी तरह से good health is my birthright and I shall ensure I have it every single day. अगर हम ऐसा दिन की शुरुआत करें या ऐसा सोचकर दिन की शुरुआत करें, I'm sure we'll be able to take care of our health and our family also. What an amazing information. So we have one question that I would request you to please answer. I know हमारा समय थोड़ा सा कम है, but in case somebody has low glucose, डायबिटीज, शुगर लेवल लो हो जाता है, तो उसमें क्या करना है? हाँ, गुड क्वेश्चन। तो कैसा है कि डायबिटीज जो लो ग्लूकोज है, तो जिनको एंटी डायबिटिक मेडिसिन चालू रहते हैं वेस्टर्न मेडिसिन के, तो उनमें ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। हाँ, तो जैसा ये लाइफस्टाइल आप लेंगे, शुरू करेंगे ये तरीके से खान पान, तो क्या करो कि आप मॉनिटर करो, आपके पास ग्लूकोमीटर होना चाहिए, आप मॉनिटर करो और मॉनिटर करने के बाद आपके डॉक्टर को बता दो कि मेरा शुगर ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो आपकी मेडिसिन चेंज कर दे, थोड़ा सा कम कर देगा, डोसेस कम कर देगा। यानी आप खुद ने डोज कम कर सकते हैं, आप डॉक्टर को बता दो मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, और उसके साथ आस्ते 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 आप आपका मेडिसिन, यानी मैं यही करता हूँ मेरे पास। तो उनको मैं ग्लूकोमीटर लेने को बोलता हूँ और दिन भर में काफी बार चेक करने को बोलता हूँ जब ऐसा लगा तो।